हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आदर्शवाद का शिक्षा में क्या योगदान है, उसकी सीमाएं बतलाइए। व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, पार्ट आउट इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद का शिक्षा में योगदान। यद्यपि समकालीन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम लोग आदर्शवाद की बात करते हैं, तो भी निस्संदेह वह प्राचीन दार्शनिक संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसने शिक्षा को इसके संपूर्ण इतिहास में सब कहीं प्रभावित किया है। आजकल जो बातचीत होती है वहाँ आदर्शवाद की बातें बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक आदर्श बनाया गया है, जैसे टीचर को एक आदर्श बनाया गया है कि वो चरित्र का अच्छा हो, वो कार्य का अच्छा हो, ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, है ना। तो जो बातें की ये कही गई हैं ये कहाँ से आई है? ये आदर्शवाद से ही आई है। ठीक है। शिक्षा को संपूर्ण इतिहास में सबका ही प्रभावित किया है और समकालीन शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों में आदर्शवाद का प्रभाव अब भी देखा जा सकता है। नंबर 1, व्यापक और उच्चतर लक्ष्य। जो शिक्षा का मानववादी आदर्श राष्ट्रीय आदर्शों का स्थान लेता जा रहा है, तो आदर्शवाद आधुनिक शिक्षा शास्त्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। क्योंकि यह क्या महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आदर्श का स्थान लेता जा रहा है, यानी कि अच्छा नागरिक भी होना चाहिए, अच्छा समाजवादी भी होना चाहिए, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, वसुदैव कुटुंबकम की भावना भी होना चाहिए और तन मन धन से बिना किसी स्वार्थ की शिक्षा का लेन देन करें। ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। आदर्शवादी दार्शनिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च और सबसे अधिक व्यापक लक्ष्य और आदर्श उपस्थित करते हैं, जो कि आत्म साक्षात्कार, मानव निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, मानव और प्रकृति का समन्वय, सत्य, शुभ और सौंदर्य का साक्षात्कार तथा पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना जैसे शब्दों में उपस्थित किए गए हैं। तो कितनी बड़ी बात है आत्म साक्षात्कार करना। हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है। स्वयं को जानना, बूझना, समझना, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना, मानव निर्माण, है ना। तो मानव का निर्माण ये होने की उसे गलत आदतें सिखाई, बल्कि उसकी ये है कि उसको अच्छी आदतें सिखाकर, अच्छी चरित्रवान बनाकर उसे, और ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर, मेहनत का पाठ पढ़ाकर एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। मानव और प्रकृति का समन्वय, मानव प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चले, प्रकृति को अनावश्यक नुकसान न पहुंचाए, और मानव में प्रकृति की मानव के साथ क्या तालमेल है, क्या भूमिका है मानव की प्रकृति के प्रति, उसका ध्यान रखते हुए वो कार्य कर रहे हैं। सत्य, शुभ और सौंदर्य का साक्षात्कार, पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना जैसे शब्दों में उपस्थित किए गए हैं। इन सब लक्ष्यों में वर्तमान युग में पूर्व और पश्चिम सब कई शिक्षा दार्शनिकों ने जोड़ दिया है। जब इन सारे बातों की चर्चा होती है तो ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं आदर्शवादी दार्शनिक थे, तो उन्होंने ही इन चीज़ों को स्थापित किया है। पॉइंट नंबर 2, आदर्श शिक्षक। विज्ञान के इस युग में आदर्श शिक्षक का नमूना आज भी आदर्शवाद ही उपस्थित करता है। व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता अथवा वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग को लेकर चाहे जो भी कहा जाता हो, किंतु आदर्शवाद के अभाव में कोई भी शिक्षक शिक्षार्थियों को सही दिशा में प्रभावित नहीं कर सकता। अध्यापन में जो आदान प्रदान होता है उसके लिए शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में भावात्मक संबंध होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि शिक्षक शिक्षार्थी को अपनी आत्मा का अंश माने और निस्वार्थ भाव से शिक्षा दे। आदर्श चरित्र निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक कि शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के सामने आदर्श चरित्र का नमूना उपस्थित न करे। तो आदर्श शिक्षक होना इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जो शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध होता है तो भावात्मक रूप से होना चाहिए, और शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को निस्वार्थ भाव से शिक्षा दे। ठीक है ना, तभी वो आदर्श शिक्षक कहलाएगा। पॉइंट नंबर 3, संकलित और बहुमुखी पाठ्यक्रम। जबकि शिक्षा दर्शन के अन्य संप्रदाय
विज्ञान और तकनीकी पर जोर देते हैं। आदर्शवादी मानविकी अध्ययनों, समाज विज्ञानों, कला और साहित्य के शाश्वत मूल्य पर जोर देते हैं। वास्तव में वे एक संकलित पाठ्यक्रम चाहते हैं जिसमें ज्ञान की प्रत्येक शाखा का योगदान हो। इस प्रकार आदर्शवादी पाठ्यक्रम सर्वाधिक उदार, सर्वाधिक प्रयत्नशील, सर्वाधिक बहुमुखी और इसलिए मानव और समाज के सांस्कृतिक विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, आज के युग में भी यदि बात की जाती है तो जो आदर्शवादी अध्यापक होता है और आदर्शवादी जो पाठ्यक्रम होता है वही लागू किया जाना बहुत ज़रूरी है, तभी देश का और बालक का विकास होगा। क्योंकि उसमें उदार भावना भी होना चाहिए, उससे प्रयत्न करने की क्षमता भी होना चाहिए, बहुमुखी भी हो, सभी तरह की उसको जानकारी दी जाए जिससे मानव और समाज के सांस्कृतिक विकास में वो उपयुक्त भूमिका निभा सके। पॉइंट नंबर 4, नैतिक शिक्षा। आधुनिक काल में सब कहीं नैतिक चरित्र के अभाव का रोया जाता है। सब कहीं नैतिक चरित्र की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, क्योंकि केवल यही विश्व को भावी विश्व युद्ध की विभीषिका से बचा सकता है। आदर्शवादी ही नैतिक शिक्षा के लक्ष्य और साधन सर्वश्रेष्ठ रूप में बतलाते हैं। तो आदर्शवादी क्या कहेगा? जैसे हमारे गांधी जी थे तो आदर्शवादी थे, है ना। तो कैसे थे? उन्होंने अपने आदर्शों के दम पे अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक है ना। तो यदि इस तरह के आदर्श उपस्थित होंगे तो लड़ाई झगड़े की नौबत आएगी ही नहीं, और विश्व में जो युद्ध की आशंका है हमेशा बनी रहती है वो कभी नहीं होगी। ठीक है, आशंका ही नहीं होगी। सब लोग प्रेम से और प्यार से और दया और सहयोग से रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, आत्मानुशासन। स्वतंत्रता के आत्मानुशासन के रूप में आदर्शवादी व्याख्या आज सब कहीं मानी जाती है। इसमें शिक्षा की व्यवस्था में बालक को केंद्रीय स्थान दिया जाता है और उसके स्वाभाविक विकास पर जोर दिया जाता है। स्वाभाविक विकास में स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु आत्मानुशासन के बिना स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया जा सकता। अस्तु समकालीन शिक्षा शास्त्री एक मत से स्वतंत्रता और अनुशासन दोनों का आवश्यक मानते हैं और इस बात से सहमत हैं कि आत्मानुशासन ही उपयुक्त विकास का मार्ग है। अनुशासन ऐसा नहीं हो कि टीचर के हाथ में डंडा हो और वो बालक को डांट रहा हो, बल्कि आत्मानुशासन ऐसा होता है कि उसे ज्ञान दिया जाए और वो बालक स्वयं पर अनुशासन करे, आत्मानुशासन करे, स्वयं अपने मन और इंद्रियों को बस में रखे, है ना। तो वो स्वाभाविक विकास होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ। फलवादी विचारक इस बात से सहमत है कि शिक्षण कार्य में कुछ न कुछ आदर्शवाद आवश्यक है। विशेषतः मानविकी अध्ययन, कला और साहित्य के शिक्षण में तो वह एकदम जरूरी है। आदर्शवादियों ने अपनी शिक्षा प्रणालियों में विवरण, कार्य और अनुभव सभी को शामिल किया है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा में आदर्शवादी प्रणाली विशेष रूप से प्रभावशाली सिद्ध हुई है। चरित्र निर्माण करने और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य घनिष्ठ संबंधों का विकास करने में आदर्शवादी प्रणाली सबसे अधिक सफल हुई है। तो मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ कैसे हैं? क्योंकि मानवीय का अध्ययन किया जाता है, कला और साहित्य में उसको एकदम ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया है कि शिक्षा की प्रणाली में विवरण, कार्य, अनुभव, ठीक है ना। तो कार्य का भी मानव पर प्रभाव पड़ता है, अनुभव का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। उसे धार्मिक और नैतिक जो बातें बताई जाती है वह भी बालक पर प्रभाव डालती हैं। तो उससे उसके चरित्र का और उसके कार्यों का और मानव के बीच में घनिष्ठ संबंधों का विकास होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन की सीमाएं। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद के उपरोक्त योगदान के बावजूद आज आदर्शवाद लगातार पिछड़ रहा है और फलवाद और यथार्थवाद उसका स्थान लेते जा रहे हैं। इसका कारण आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित सीमाएं हैं। ठीक है। अब आदर्शवाद में क्या सीमाएं हैं जिनकी वजह से आदर्शवाद पिछड़ गया और अब उसका स्थान कौन ले रहा है? फलवाद और यथार्थवाद। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, काल्पनिक लक्ष्य। प्रथम आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो ने ऐसी शिक्षा योजना उपस्थित की थी जिसमें मानव जीवन में गहरी अंतर्दृष्टि के बावजूद कल्पना का भारी प्रभाव था। उदाहरण के लिए
उन्होंने वीरतापूर्ण गुणों का विकास करने के लिए शिक्षा में काव्य और कला को बिल्कुल निकाल देने का प्रस्ताव रखा, जो किसी को भी मान्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि वीरतापूर्ण गुण विकसित करने हैं तो काव्य और कला है उसको बिल्कुल दूर दूर रखना होगा, जो मान्य नहीं है। वास्तव में आदर्शवाद की उड़ान में अनेक विचारक ठोस पृथ्वी से बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं और ऐसे लक्ष्य और आदर्श उपस्थित करते हैं जिन्हें न कोई चाहता है न कोई पा सकता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मौखिक विधियाँ। शिक्षण की आदर्शवादी प्रणाली में स्मृति, व्यक्तिगत संपर्क, मस्तिष्क की शक्तियों पर विशेष जोर दिया गया है। उनमें शिक्षार्थियों में उन रुचियों और योग्यताओं के विकास पर कम जोर दिया गया है जो उन्हें समाज में अपना योगदान देने में सहायता करती है। इसमें क्या होता है, आदर्शवादी प्रणाली में स्मृति और व्यक्तिगत संपर्क और मस्तिष्क की शक्तियों पर जोर दिया गया है ना। व्यक्ति, सामने वाले ने हमें क्या बात बताई है वो हमारी स्मृति में होना चाहिए, हमारी मस्तिष्क के अंदर होना चाहिए। ठीक है। और व्यक्तिगत संपर्क से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, ये बात आदर्शवाद में बताई है। इनमें शिक्षार्थियों में उन रुचियों और योग्यताओं के विकास पर कम जोर दिया गया है जो उन्हें समाज में योगदान देने में सहायता करती है। इन्होंने वो रुचियाँ और योग्यताएँ बिल्कुल ही अलग कर दी है जो समाज में रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। विशेषीकरण का अभाव। आदर्शवादी पाठ्यक्रम अत्यधिक व्यापक है और उसमें विशेषीकरण का अभाव है, जो कि आधुनिक शिक्षा में सबका ही आवश्यक माना जाता है। पॉइंट नंबर 4, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवहेलना। आदर्शवादी विचारकों ने शिक्षा में संस्कृति पर जोर दिया है और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अवहेलना की है। अस्तु वर्तमान काल में अधिकतर शिक्षा संस्थाओं ने आदर्शवादी पाठ्यक्रम को छोड़ दिया है। ठीक है। क्योंकि आदर्शवादी ने क्या किया, शिक्षा में संस्कृति पर तो जोर दिया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवहेलना की है ना। इसलिए क्या हुआ कि अधिकतर शिक्षा संस्थाओं ने आदर्शवादी पाठ्यक्रम को छोड़ दिया। पॉइंट नंबर 5, अध्यापक केंद्रित शिक्षा। जबकि आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित व शिक्षार्थी केंद्रित है, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक से अत्यधिक आशाएं लगाने के कारण इस दर्शन में एक बहुमुखी व्यक्तित्व के मानव प्राणी के रूप में जीने की अनुमति नहीं होती। अध्यापक से अत्यधिक आशा लगाने का परिणाम विद्यार्थियों और समाज के द्वारा शिक्षकों की आलोचना में दिखाई पड़ता है। वर्तमान समाज में शिक्षक का स्थान प्राचीन काल में उसके स्थान से भिन्न है। यह ठीक है कि शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है, किंतु वर्तमान जीवन का वह एक अंग मात्र है। शिक्षक के अलावा शिक्षा के दृश्य श्रव्य साधन अधिक शिक्षा प्रदान करते हैं। अस्तु न तो आधुनिक शिक्षक और नई शिक्षार्थी शिक्षक के स्थान की प्राचीन आदर्शवादी अवधारणा को स्वीकार करते हैं। क्या बात कही गई है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा, जो आदर्शवादी थे उसमें अध्यापक का रोल सबसे ज़्यादा होता था। तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ अच्छा चरित्र, ईमानदारी, सत्य, निष्ठा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, वसुधैव कुटुंबकम, इन्हीं सब में वो सत्यम शिवम सुंदरम, इन्हीं में खुद को आदर्श स्थापित करने में ही वो लगा रहता था। परिवार और समाज के प्रति उसका दायित्व कम हो जाता था या अन्य चीज़ों पे वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाता था, है ना। शिक्षक पे ही सभी तरह के दबाव होते थे, शिक्षक से अत्यधिक आशाएं लगाई गई थी। तो इसमें क्या हुआ कि फिर समाज द्वारा जो बालक, और अभी की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली वो क्या है, बाल केंद्रित है कि बालक का विकास करना है तो बालक की हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। उसकी रुचि किस में है, ठीक है, वो क्या बनना चाहता है, वो कैसे रहना चाहता है, उसे क्या स्वीकार है क्या अस्वीकार है, समाज को क्या स्वीकार है, समाज को क्या अस्वीकार है। ठीक है। तो वो शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया, किंतु वर्तमान जीवन में वह एक अंग मात्र है। ठीक है। तो क्या शिक्षा को आजीवन प्रक्रिया तो माना है कि हम बालक को या शिक्षक और शिक्षार्थी को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ता है, किंतु वर्तमान जीवन में क्या एक अंग मात्र है। अभी क्या है ये सब कि सिर्फ इतना है कि हमने ये डिग्री ले ली, ठीक है, या हमने इतनी पढ़ाई कर ली और इससे हमने नौकरी प्राप्त कर ली। शिक्षक के अलावा शिक्षा का दृश्य सब साधन अधिक शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षक के अलावा आजकल क्या है, पहले तो शिक्षक ही सब कुछ होता था, आजकल इसके अलावा क्या होता है, दृश्य श्रव्य साधन भी हैं, टेलीविज़न, मोबाइल,
इस तरह के साधन हैं जो भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अस्तु न तो आधुनिक शिक्षक और नए शिक्षार्थी शिक्षक के स्थान की प्राचीन आदर्शवादी अवधारणा को स्वीकार करते हैं। इन स्थितियों में जब बालक हर तरह से शिक्षा को अपने घर बैठे अपने स्थान पर बैठकर देख सकता है ना, तो आधुनिक शिक्षक नई शिक्षार्थी शिक्षक के स्थान की प्राचीन आदर्शवादी अवधारणा को स्वीकार करते हैं, तो वह आदर्शवादी अवधारणा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं कंक्लूज़न। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के उपयोगों और अनुप्रयोगों के उपरोक्त समालोचनात्मक विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ आदर्शवाद जरूरी है, जैसे लक्ष्य और आदर्श प्रणालियाँ, पाठ्यक्रम और विद्यालय प्रबंध इत्यादि, किंतु वर्तमान युग में शिक्षा के प्रयोजन कोरे आदर्श के आधार पर नहीं किए जा सकते। शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आदर्शवाद के अतिरिक्त अन्य शिक्षा दर्शन जैसे प्रकृतिवाद, फलवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद भी शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए उतने ही आवश्यक है जितना कि आदर्शवाद। अस्तु सामान्य शिक्षा दर्शन में भी सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कंक्लूज़न ये निकलता है कि आदर्श भी ज़रूरी है, क्योंकि जब बालक अपने इस विद्यालय में जाता है, अपने अध्यापक के संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि वो अपने अध्यापक को अपने माता पिता के रूप में देखता है। ठीक है, तो उनसे कुछ ना कुछ वह हमेशा सीखता रहता है। ठीक है, तो वो एक आदर्श होना भी ज़रूरी है। तो यदि उसका टीचर अच्छा व्यवहार करेगा तो बालक उससे सीखेगा कि नहीं, मेरे टीचर तो बड़ा अच्छा व्यवहार रखते हैं सबसे, मैं भी सबसे अच्छा व्यवहार रखूँगा। मेरे टीचर तो इतने अच्छी बातें बताते हैं, मैं उनसे ऐसी बातें सीखूँगा, है ना। लेकिन इसके साथ प्रणालियाँ भी ज़रूरी है, पाठ्यक्रम और विद्यालय प्रबंध भी ज़रूरी है। तो वर्तमान युग में यदि देखा जाए तो प्रकृतिवाद, फलवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद सारी चीज़ें आदर्शवाद के साथ ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में क्या है, यथार्थवाद पे जीवन जीने की एक शैली निकल चुकी है। जो प्रैक्टिकली लोग इसके अंतर्गत आते हैं तो वो जो उन्हें आसानी से मिल रहा है नेटवर्क के माध्यम से, उसको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो सभी कुछ होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिली होगी। आगे अगला क्वेश्चन अगला वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।